बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस में सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ ए स्टेटमेंट और एन आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड, यानी कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट जो होती है वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। अब कैसे होती है तो आइए देखते हैं कि इन पाकिस्तान द ऑयल प्राइसेस रिमेंस एक्सपेंसिव इन 2020। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है और ये किसी का आइडिया भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट या आइडिया तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक टेस्टेबल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ए हाइपोथेसिस। अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि इन पाकिस्तान द वेजिटेबल ऑयल प्राइस रिमेंस एक्सपेंसिव देन 250 रुपीज पर लीटर। तो यहाँ पर अब आप इसको क्लेरिफाई हो चुका होगा कि यहाँ पर देखें ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 250 रुपीज़ पर लीटर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस जो है वो कह सकते हैं। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं। ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बेसिकली इज ए क्लेम, इज ए स्टेटमेंट और इज एन assumption और कंजेक्चर अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। और ये होता है जो पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं, जिसमें आपके पास म्यू होता है, सिग्मा होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होती है, या कोई भी और ऐसा जो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स जिसको हमने पैरामीटर कहा था उसके बारे में कोई स्टेटमेंट जो दी जाती है वो हमारा हाइपोथेसिस होता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। लेकिन ये हाइपोथेसिस जो होता है जिसको हम आमतौर पे मफरूज़ा कहते हैं, यानी फ़र्ज़ की हुई चीज़, और ये ठीक भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसके बारे में कहते हैं कि सच स्टेटमेंट और क्लेम मे नॉट बी ट्रू। तो इसके लिए हम बाकायदा टेस्टिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं और उसमें फाइनली हम सैम्पल डेटा के बेस पे उसको या एक्सेप्ट करते हैं या फाइनली उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। What is null hypothesis? A general thinking or an idea that is believed to be true about the population parameters. It is denoted by H नॉट। यानी सोसाइटी में जो जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होता है उसको हम नल हाइपोथेसिस के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्कर हैं उसकी जो एवरेज इनकम है वो है जी 50,000 रुपीज़। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई इस सेक्टर में 50,000 रुपीज़ जो है ये एवरेज जो है पर मंथ जो है वो वर्कर को मिलती है। लेकिन एक बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसको ओपोज कर रहा है नल हाइपोथेसिस को। तो इसलिए हम वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहा है। वो क्या है? हाइपोथेसिस दैट ओपोज द नल हाइपोथेसिस। वो उसको ओपोज कर रहा है, वो कहता है ऐसा नहीं है, मीन्स कि 50,000 नहीं है, तो 50,000 नहीं है तो फिर क्या है? इसका मतलब या इससे अबव है या इससे कम है, या उसका जो भी यानी कि वो थिंक कर रहा है वो कहता है नहीं अब इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो अबव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। या वो कहता है नहीं इससे बिलो है, तो इसका मतलब है वो बिलो के बारे में बात कर रहा है। या वो ये सिर्फ कहना चाहता है कि नहीं 50,000 नहीं है। तो ये दो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आगे चलकर मैं ये बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। इफ़ इट बिकम्स ट्रू इज़ एन इनोवेशंस। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपके टेस्टिंग प्रोसीजर आप यूज़ करते हैं, आप डेटा लेते हैं, उससे इंफॉर्मेशंस लेके आप जब उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और वो क्या है कि या आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इसको रिजेक्ट किया तो एक नई बात हो जाएगी, जिसको हम इनोवेशंस कहते हैं। इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर प्रूव हो जाता है कि ये सही है तो दिस इज़ कॉल्ड एन इनोवेशंस, या ये एक नई रिसर्च कहलाती है। इसके बाद हम जो है वो आते हैं डिफरेंट केसेस की तरफ, और इसमें से हम अपना हाइपोथेसिस कैसे फार्मूलेट करते हैं तो उसकी जस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये जस्ट कुछ स्टेटमेंट्स ली हैं कि फॉर एग्जांपल ए मेडिकल रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वेदर ए न्यू मेडिकेशन विल हैव एन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। The researcher is particularly concerned with the pulse rate of the patient who take the medication. Will the pulse rate increase, decrease, or remains unchanged after a patient takes the medications?
वो ये देखना चाह रहा है कि जब मेडिकेशन देते हैं तो उसका पल्स रेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या अनचेंज होता है, कोई मसला नहीं होता है, इसको मेडिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये वो देखना चाह रहा है। सिंस द रिसर्चर नोज दैट द मीन पल्स रेट फॉर द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज 82 बीट्स पर मिनट्स, ये एवरेज रह रही है 82 बीट्स पर मिनट। द हाइपोथेसिस फॉर दिस सिचुएशन आर एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 82। तो ये 82 ये आपका जर्नल हाइपोथेसिस है जो जनरली एक्सेप्टेड है, यानी कि ये जो है एवरेज बीट्स पर मिनट जो है वो कितना होता है 82। लेकिन वो कहता है कि मेडिकेशन के बाद जो है ये नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो दे रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज़ डिनोटेड बाय H1 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 82। तो ये हमारा हाइपोथेसिस बना है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इसके मुताबिक जब हम बनाएंगे तो ये हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा। अब हम केस 2 को लेते हैं। ए केमिस्ट इन्वेंट्स एन एडिटिव टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरी इफ़ द मीन लाइफ ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरी विदाउट द एडिटिव, इस एडिटिव के बगैर 36 मंथ्स है, देन हर हाइपोथेसिस इज H1 म्यू इज़ ग्रेटर देन 36। वो कहता है ये एडिटिव, उसका एडिटिव जो उसने बनाया है उसको यूज़ करें तो एवरेज लाइफ वो कहता है, उस क्लेम कर रहा है कि दैट इज़ मोर देन 36। तो अगर ये मोर देन 36 है तो आपका जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 36। बाज़ जगहों पे इसको इक्वल टू 36 भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि विदाउट एडिटिव इज़ 36 मंथ्स, लेकिन इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आपका हाइपोथेसिस शुड बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मींस तीनों बातें आपके दोनों हाइपोथेसिस के अंदर मौजूद हों, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वलिटी, ये तीनों चीज़ें जो है ना दोनों हाइपोथेसिस के अंदर होनी चाहिए। अब हम केस 3 को लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर विशेस टू लोअर द हीटिंग बिल बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेशंस। तो ये जो है इंसुलेशन कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग की और इसकी, ताकि हम बिजली का बिल जो है वो कम किया जा सके, हीटिंग बिल। अब इसके लिए क्या है, एवरेज हीटिंग बिल जो है वो कितना आ रहा है $78, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम ये वाली इंसुलेशन यूज़ कर लें तो स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज़ करें तो हीटिंग बिल जो है ना दैट कैन बी रिड्यूस्ड। तो दैट कैन बी रिड्यूस, तो इस बेस पे हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है दैट इज़ म्यू इज़ लेस देन $78, और हमारा जो नल हाइपोथेसिस इसके मध्य मुकाबल बनेगा दैट इज़ म्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू $78। समटाइम्स यहाँ पर इक्वल टू भी लिखा जा सकता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आपकी जो है ना ये दोनों हाइपोथेसिस जो हैं दैट मस्ट बी एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि उसके अंदर तीनों बातें मौजूद हों, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस, ये तीनों बातें मौजूद हों, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब हम यहाँ पे अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हैं और देखते हैं कि 1 टेल और 2 टेल टेस्ट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखें H0 म्यू इज इक्वल टू 82 है, तो इसके ऑपोजिट जो हम बनाते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो बनता है म्यू इज नॉट इक्वल टू 82। तो अब इसमें यहाँ पर ये वाला जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इससे पता चलता है कि हमारा 2 टेल टेस्ट होगा या 1 टेल टेस्ट होगा। तो ये देखें नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 82 और इट इज़ लेस देन 82। तो इसलिए ये दो बातें आ रही हैं, यानी कि 2 साइडेड टेस्ट आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको 2 टेल टेस्ट भी कहते हैं। और अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज़ ग्रेटर देन बनता है, यानी कि एक साइड पे बनता है ग्रेटर देन 36, तो नल क्या बनेगा, लेस देन आर इक्वल टू 36। और अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन 78 बन रहा है मीन, तो इसी तरह से H0 जो है वो म्यू इज़ ग्रेटर देन $78 जो है वो बन रहा है। अब इसमें हमारे ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये और यहाँ पर ये दोनों हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये 1 टेल टेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हमारा ये ग्रेटर देन 36 है, ये राइट टेल टेस्ट कहलाता है, और ये लेस देन 78 है, ये लेफ्ट टेल टेस्ट होता है। अब हम 1 टेल और 2 टेल टेस्ट को डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे, और इसमें हमें सबसे पहले अल्फ़ा को देखना है जो कि हमें टेस्टिंग प्रोसीजर में दिया होता है। हम इस केस में म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 82, इसके लिए हम अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, जब भी नॉट इक्वल होगा तो अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम इसकी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे इसको मार्क कर देंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर आप जी की या टी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए ये 2 टेल टेस्ट कहते हैं। देखें इस टेल पे भी आ गया और इस टेल पे भी आ गया,
और अगर ये वाला केस आता है म्यू इज़ ग्रेटर देन 36, तो फिर हम अल्फ़ा को डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इसकी राइट साइड पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस अल्फ़ा को। तो दिस इज़ कॉल्ड वन टेल टेस्ट, यानी कि एक तरफ हम इसको रिजेक्ट करते हैं, वन साइडेड टेस्ट है। और इसी तरह से अगर ये केस आता है, इस केस में हम इसकी लेफ़्ट टेल पे जो है ना ये बना देंगे यहाँ पर। तो इसको कहते हैं वन टेल टेस्ट और इसको कहते हैं टू टेल टेस्ट। और वो कहाँ से डिसाइड होता है, इस म्यू से। या नॉट इक्वल होगा तो टू टेल होगा, ये ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो दिस इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जनरल टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ आते हैं और इसमें कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं जो आम इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम यूजिंग पी वैल्यू मेथड भी करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कन्वेंशनल मेथड्स के ज़रिए टेस्टिंग करते हैं। तो इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारा सबसे पहला स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम जो है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो कहाँ से बनाएंगे, देखिए आपके पास जो भी स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है और उसमें वो आपको हाइपोथेसिस देता है। और हाइपोथेसिस कहाँ से बनेगा, जहाँ से वो क्वेश्चन के अंदाज में आप से पूछता है कि क्या ये पॉपुलेशन मीन जो है वो इतना है या ग्रेटर देन है या लेस देन है या इससे एक्सीड नहीं कर रहा है या मोर देन आर इक्वल टू दिस है, या कोई भी ऐसे लफ्ज़ जो है वो यूज़ करेगा जिसको आप रिलेशनल ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके सामने एक हाइपोथेसिस की फॉर्म बन जाती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिस तरह है इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन है और ग्रेटर देन है। तो ये सारे जो 6 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो इन ही में से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा। बस आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, आपका हाइपोथेसिस आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने वो कहीं पे ये क्वेश्चन करता है कि म्यू इज़ इक्वल टू समथिंग। अब समथिंग कोई मैं डायरेक्ट नहीं यूज़ करता हूँ, मैं जनरल टेस्टिंग प्रोसीजर कर रहा हूँ, इसलिए उसको मैं म्यू नॉट रखता हूँ। ये म्यू नॉट कोई वैल्यू होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जिसमें 82 था और इस तरह से मुख्तलिफ 36 था और 48 समथिंग। तो इस तरह से ये म्यू नॉट की कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट होगा, तो ये हमारा इसका मतलब है एच नॉट होगा। तो हमें ये अगर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसके अगेंस्ट जो है H1 खुद बना लेंगे और वो क्या बनेगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वो ये हाइपोथेसिस देता है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो हम इसके अगेंस्ट H1 जो है वो ख़ुद बना लेंगे। इसी तरह से या ये होगा या इस तरह से होगा कि आपके सामने अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर, जब आपने उसको कन्वर्ट किया और वो बन गई है म्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि किसी वैल्यू से एक्सीड करने की एक्सीड करता है या उसके इक्वल होता है, ये वाली स्टेटमेंट बनती है। तो आपने इसके अल्टरनेटिव आपने लिखना है H1 हाइपोथेसिस बनाना है यहाँ पे अल्टरनेटिव, वो क्या होगा, म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। और अगर आपको कहीं पे ये वाली स्टेटमेंट दे दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, आप जब पढ़ते हैं और वो ये वाली बात पूछता है, तो आपने ये लिखना है अल्टरनेटिव का और नल में आपने इसको लिख लेना है। इसी तरह से अगर आपको किसी जगह हाइपोथेसिस में क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू म्यू नॉट आ जाता है अगर, तो फिर आपको अल्टरनेटिव आपने ख़ुद बनाना है। वो क्या होगा, वो होगा म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट दी होंगी। अब 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इसी तरह से नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। अब अगर फॉर एग्जांपल इनमें से जो भी गिवन होगी तो अल्टीमेटली उसके सामने वाली दूसरी आपने फार्मूलेट करनी है। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ आपकी फर्स्ट लाइन में जो H नॉट दिया हुआ है, म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू म्यू नॉट। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में आप देखें कि इक्वलिटी का साइन आ रहा है, जबकि अल्टरनेटिव में इक्वलिटी नहीं होती है। तो अब आप देखें बहुत ही आसानी के साथ अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट में आप देखेंगे जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं
तो उसमें इन पहली 3 बातों में से आता है तो इसका मतलब होगा नल होगा, और अगर इन दूसरी वाली 3 पॉसिबिलिटीज़ में से आता है तो इसका मतलब होगा कि वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। तो इस तरह से आपको डिटेक्ट हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन के अंदर नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको वो यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो दिया है, होता है अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, ये 0.05 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है और 0.1 भी हो सकती है। आम तौर पे ये कॉमनली ये होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा कोई भी दी जा सकती है। तो इस तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, ना दिया हो तो फिर आप खुद से रख लेते हैं, 5% या 1% रख लें। अब हमने थर्ड स्टेप में अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड करनी है कि हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा होगा, मींस कि हमारा फार्मूला कौन सा होगा। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक या इसको फार्मूला फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मीन के केस में या तो जी होगा या टी होगा, और इसमें मैं आपको ऑलरेडी एस्टिमेटर, पैरामीटर और स्टैंडर्ड एरर की एक हायरार्की बनाकर दे चुका हूँ पिछली वीडियोस में, आपके पास वो अवेलेबल है। और यहाँ भी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास एस्टिमेटर जो है वो यहाँ पर क्या है, एक्स बार है, और इसका पैरामीटर जो है ना यहाँ पर म्यू है, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपके पास यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये नीचे दिए हुए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर नॉन है तो आपका स्टैंडर्ड एरर जो ये नीचे हम यूज़ कर रहे हैं वो ये हो जाएगा, और आपका फार्मूला जो है वो कौन सा लगेगा, ये जी का फार्मूला लगेगा, यानी जी टेबल का मतलब है जी का फार्मूला लगेगा। इसी तरह से अगर सिग्मा स्क्वायर तो अननोन है लेकिन n ग्रेटर देन 30 है तो फिर आपका स्टैंडर्ड एरर ये हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में यहाँ पर ये, और आपका टेबल अगेन जी का लगेगा, और आपका एस्टिमेटर ये हो जाएगा, और पैरामीटर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि अगर आपको सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा अननोन होता है तो फिर आपने देखना है n लेस देन 30 है, तो इस केस में आपका स्टैंडर्ड एरर ये हो जाएगा और t का टेबल यूज़ होगा, और आपका इसी तरह से एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये फार्मूलाज बन जाएंगे। तो इनको यूज़ करते हुए हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूलाज जो है ना वो फार्मूलेट हो जाते हैं, और उसके बाद हम आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो अब इस तरह से जी और टी का फार्मूला जो है वो हमारे पास जो है वो बनेगा ये वाला। तो यहाँ पर आप देखें सिग्मा स्क्वायर नॉन है अगर, तो फिर हमारे पास ये जी का फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और इसी तरह से इस केस में एस ओवर अंडर रूट एन, और इस केस में स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट, और यहाँ पर ये टी लग जाएगा, और इन दोनों केसेस में ये हमारा जी लग जाएगा। तो इस तरह से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला जो है वो कौन सा लगेगा। अब हम फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, वो होता है जहाँ पर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, तो वो रीजन हमने फार्मूलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमने फर्स्ट हाइपोथेसिस को लेते हैं। यहाँ पर ये देखें h1 म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे और उसके बाद इसके मुताबिक हमने काम करना है। तो यहाँ ये देखें कि h1 जो है वो किसके इक्वल है, अगर म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट होगा। इसके बाद हमने अल्फ़ा लेना है, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करना है और उसके बाद उसको डायग्राम में शो करना है। देखें ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा बाई 2 उसको 2 पे डिवाइड किया, फिर हमने ये डायग्राम बनाई और उसके लेफ़्ट साइड पे भी अल्फ़ा बाई 2 को मार्क कर दिया और राइट साइड पे भी अल्फ़ा बाई 2 को मार्क कर दिया है। अब हम अपने z के टेबल में जाकर यहाँ पर z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट करेंगे। वो क्या है, वो होगी या तो अगर 5% आता है यहाँ पर इस जगह पर तो ये अल्फ़ा बाई 2.025 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1.96 माइनस के साथ और यहाँ पर 1.96 प्लस के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं लिया, तो इसलिए मैं एज इट इज़ जो है इसको लिख रहा हूँ माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 और ये जी अल्फ़ा बाई 2, और इस तरफ ये होता है माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ ये होता है प्लस इन्फिनिटी। अब हमारा जो है हम क्रिटिकल रीजन मार्क कर रहे हैं। तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा कि अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी,
पाँचवें स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको देखेंगे कि अगर z की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन आ जाती है किससे, z अल्फ़ा बाई 2 से, या z की वैल्यू लेस देन आ जाती है माइनस z अल्फ़ा बाई 2 से, तो हमारा ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाएगी हमारी वैल्यू, यानी कि इस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 से बिलो आ जाए या इस z अल्फ़ा बाई 2 से ग्रेटर आ जाए, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर ये थर्ड स्टेप में ये z की वैल्यू जो है वो हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ये z हो या t हो, वट एवर इट इज़। फ़िलहाल मैं यहाँ पर z को मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पर t भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर टी अल्फ़ा बाई 2 माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 और प्लस टी अल्फ़ा बाई 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसीजर दोनों का एक जैसा है और आपने फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेशन करनी है, फिर उसको उसके मुताबिक देखना है कि अगर ये वाली फुलफ़िल हो रही है या ये हो रही है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा केस है इसको मैं केस 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ये पहले केस को। अब हम केस 2 लेते हैं जिसमें दूसरी ऑप्शन पे गौर करेंगे, जिसमें हमने H1 में लिया है म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। तो ये दूसरा केस आ रहा है हमारे हाइपोथेसिस का। तो यहाँ पर हमने लिखा H1 म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। तो जैसे कि हमने ये पहले केस में अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड इसलिए किया था कि वहाँ पर म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट था और वो 2 साइडेड टेस्ट था। यहाँ पर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ लिख लेते हैं अल्फ़ा और इसको लेफ़्ट साइड पे लेंगे। लेफ़्ट साइड पे इसलिए लिया कि म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट है, तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पर हमने एरिया थोड़ा सा मार्क कर दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे z अल्फ़ा, और ये चूँकि लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो ये हमारा नेगेटिव z अल्फ़ा आएगा। इसके लेफ़्ट साइड पे आती है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होती है और राइट साइड पे इसके प्लस इन्फिनिटी आता है, यहाँ पर ज़ीरो होता है। तो दोज वैल्यूज़ विच आर लेस देन ज़ीरो आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो ये यहाँ पर माइनस z अल्फ़ा इसलिए आ गया है। तो अब हमारा जो क्रिटिकल रीजन बना है वो तमाम वैल्यू जो z की जो इस माइनस z अल्फ़ा से बिलो होती हैं तो वो हमारा क्रिटिकल रीजन में आ जाएंगी। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन बन गया है z इज़ लेस देन माइनस z अल्फ़ा। इसके बाद हम जो केस लेंगे वो है केस 3, और थर्ड केस में हमारा जो H1 था वो है म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो ये जो केस है यहाँ पर भी केस 2 की तरह पे हमने इसको अल्फ़ा को लेना है, लेकिन इस बार हम राइट साइड पे लेंगे अल्फ़ा, क्योंकि म्यू इज़ ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो z अल्फ़ा बनेगा वो राइट साइड पे 0 से ग्रेटर है चूँकि, तो इसलिए ये राइट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं z अल्फ़ा। अब इसके जो यहाँ पर आ जाता है 0, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है और इस तरफ हमारा प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन बना वो z इज़ ग्रेटर देन z अल्फ़ा, तो ये बन गया है। अब ऑल वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर देन z अल्फ़ा विल बी फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, और हम अपने नल हाइपोथेसिस को इस जगह पर हम रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वो वैल्यू z अल्फ़ा से बिलो आती हैं तो वी विल नॉट रिजेक्ट H नॉट। अब हम आते हैं पाँचवें स्टेप की तरफ। पाँचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जो हमने फार्मूला लिखा था हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे z या t की। तो z या t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये देख लें कैलकुलेट z और t। इसके बाद आता है छठा स्टेप जिसमें हम कंक्लूजन लिखते हैं या डिसीजन लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेप। इसमें क्या करते हैं कि आपने z या t की वैल्यू जो आपने पाँचवें स्टेप में कैलकुलेट की होगी वो आपने देखनी है चौथे स्टेप में। आपने जो क्रिटिकल रीजन बनाया हुआ है उसके मुताबिक देखना है कि अगर आपकी z या t की वैल्यू फॉल करती है क्रिटिकल रीजन के अंदर तो फिर तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू इसमें फॉल नहीं करती है क्रिटिकल रीजन के अंदर तो फिर आप अपने हाइपोथेसिस को कहते हैं कि वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H नॉट। याद रखिए, हम अपने नल हाइपोथेसिस के बारे में जब स्टेटमेंट देंगे तो बहुत एहतियात के साथ ये स्टेटमेंट देनी है कि इफ़ दैट इज़ रिजेक्टेड
यानी आपकी Z या T की वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल करेगी तो आप कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल नहीं करती तो आपने ये नहीं कहना कि एक्सेप्ट एच नॉट, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कहते हैं वी आर अनएबल टू रिजेक्ट एच नॉट। बेसिकली हम जो सारा टेस्टिंग प्रोसीजर कर रहे थे वो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए कर रहे थे। तो अगर रिजेक्ट हो गया तो इट्स ओके, रिजेक्ट एच नॉट। अगर रिजेक्ट नहीं होता तो हम कहते हैं वी आर अनएबल टू रिजेक्ट एच नॉट। वजह उसकी ये है कि वी आर डीलिंग द होल प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ ए लिमिटेड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द सैंपल। तो वो सारी पॉपुलेशन तो है नहीं कि जिसकी बुनियाद पे हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सैंपल इन्फॉर्मेशन है, जो सैंपल डेटा है, दैट डू नॉट सपोर्ट अस टू रिजेक्ट एच नॉट, उसने हमें ये सपोर्ट नहीं किया कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। होपफुली इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा, लेकिन मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है।